तार्किक प्रत्यक्षवाद अर्थ का सत्यापन सिद्धांत तत्वमीमांसा का स्वीकार अनिवार्य प्रतिज्ञप्ति का आभाषिक सिद्धांत लॉजिकल पॉजिटिविज्म वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ नेसेसरी प्रीपोजिशंस। सामान्य परिचय जनरल इंट्रोडक्शंस। तार्किक प्रत्यक्षवाद लॉजिकल पॉजिटिविज्म 20वीं शताब्दी का एक प्रमुख दार्शनिक आंदोलन फिलोसॉफिकल मूवमेंट है जिसे तार्किक अनुभववाद लॉजिकल एम्पिरिसिज्म या वैज्ञानिक अनुभववाद साइंटिफिक एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है। एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत वियना सर्किल से हुई थी जिसके संस्थापक अध्यक्ष मॉरिस स्लिक थे। 1920 के दशक में इसकी शुरुआत हुई। यह आंदोलन धीरे धीरे विस्तारित हुआ। ऑक्सफोर्ड में इस आंदोलन के प्रबल समर्थक ए.जे. एयर थे। 1960 के आसपास इस आंदोलन का अवसान हो गया। यह आंदोलन विटगेन्स्टाइन और रसेल से प्रभावित था। यह आंदोलन प्रत्यक्षवादी कहलाता है क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुभववाद की तरह यहाँ भी अनुभव को ज्ञान का अंतिम स्रोत तथा लौकिक प्रत्यक्ष की ही अंतिम सत्ता मानी गई है। परंतु वियना सर्किल से उत्पन्न प्रत्यक्षवाद पूर्ववर्ती प्रत्यक्षवाद लॉक, बर्कले, ह्यूम से इस बात से भिन्न था कि यह मनोवैज्ञानिक न होकर तर्क प्रधान था। यहाँ भाषा के तार्किक विश्लेषण पर जोर है जो इसे पूर्ववर्ती अनुभववादियों से भिन्न बनाता है। दर्शन का कार्य मुख्यतः वैज्ञानिक भाषा एवं ज्ञान का विश्लेषण करना था। यहाँ तार्किकता के स्रोत के रूप में विटगेन्स्टाइन एवं रसेल जैसे दार्शनिक थे। यहाँ इसका संदर्भ रसेल एवं विटगेन्स्टाइन द्वारा प्रतिपादित तार्किक अणुवाद के तार्किक प्रत्यक्ष की व्याख्या से संबंधित है। तार्किक प्रत्यक्षवाद विज्ञान, गणित एवं तर्कशास्त्र से प्रभावित था। तार्किक प्रत्यक्षवाद के दो कार्य थे। नंबर 1 निषेधात्मक कार्य, तत्वमीमांसा का निरसन करना, एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स। नंबर 2 भावनात्मक कार्य, दर्शन का कार्य सुनिश्चित करना, विज्ञान के निर्णयों का तार्किक विश्लेषण करना ताकि विज्ञान के संप्रत्ययों में स्पष्टता आ जाए। सत्यापनीय सिद्धांत थ्योरी ऑफ वेरिफिकेशन। तार्किक प्रत्यक्षवाद का उद्भव 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभ में वियना में हुआ था। विभिन्न विषयों के विद्वानों ने मिलकर यहाँ एक वैचारिक संगठन बनाया जिसे वियना सर्कल के नाम से जाना जाता है। वियना सर्किल के प्रमुख तार्किक भाववादियों में मॉरिस स्लिक, रुडोल्फ कॉर्नेप, आर्टोर न्यूरथ, वाइजमैन आदि उल्लेखनीय हैं। वियना से बाहर इनके समर्थकों में बर्टन रसेल, ए.जे. एयर आदि उल्लेखनीय हैं। इस वियना सर्किल पर विटगेन्स्टाइन की पुस्तक ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस का महत्वपूर्ण प्रभाव था। तार्किक भाववादियों ने इंद्रियों से उत्पन्न अनुभव को ज्ञान के आधार के रूप में स्वीकार किया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अतीन्द्रिय या अनुभवातीत पदार्थों की जिनका हमारे अनुभव से संपर्क नहीं है उनकी सत्ता को स्वीकार करने का समुचित आधार नहीं है। इनके अनुसार दार्शनिक चिंतन में परिकल्पना का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तार्किक विश्लेषण द्वारा चिंतन में व्याप्त त्रुटियों का पता लगाया जा सकता है और उन दार्शनिक सिद्धांतों का त्याग किया जा सकता है जो तार्किक दृष्टिकोण से त्रुटियुक्त हैं। वियना सर्किल से प्रादुर्भूत तार्किक प्रत्यक्षवाद के दो मुख्य उद्देश्य थे। नंबर का विज्ञान के लिए सुदृढ़ आधार सुनिश्चित करना और नंबर का तत्वमीमांसा को अर्थहीन बताकर दर्शन के क्षेत्र से उसका निष्कासन करना। जिस मापदंड के आधार पर तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने तत्वमीमांसी कथनों को अर्थहीन सिद्ध करने का प्रयास किया वह अर्थ संबंधी सत्यापनीयता का सिद्धांत है। तार्किक भाववादियों के अनुसार संज्ञानात्मक अर्थ में केवल दो ही प्रकार के कथन संभव हैं। नंबर 1 विश्लेषणात्मक कथन, नंबर 2 संश्लेषणात्मक कथन, एनालिटिकल स्टेटमेंट, सिंथेटिक स्टेटमेंट। अर्थात कोई प्रतिज्ञप्ति तभी सार्थक है जब वह या तो विश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति हो या फिर संश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति हो, अर्थात अनुभव द्वारा सत्यापित हो। तार्किक भाववादी ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि तत्वमीमांसी कथन इन दोनों में से किसी भी कोटि में नहीं आते, अतः निरर्थक हैं। नंबर 1 विश्लेषणात्मक कथन, एनालिटिकल प्रोपोजिशंस।
कांट ने भी विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक में अंतर किया है, लेकिन उनके द्वारा किया गया यह अंतर समस्याओं से ग्रसित है। कांट इस अंतर के निर्धारण के क्रम में मनोवैज्ञानिक मापदंडों का भी प्रयोग करते हैं। तार्किक भाववादियों ने विश्लेषणात्मकता की व्याख्या भिन्न प्रकार से की है। इसके अनुसार ये कथन विश्लेषणात्मक है जिसकी सत्यता का निश्चय कथन में आए हुए शब्दों से ही हो जाता है, जिसके लिए किसी अन्य प्रमाण या अनुभविक निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सभी कुमारें अविवाहित हैं, अतः विश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति का अर्थ संज्ञानात्मक अवश्य होगा, किंतु इनके द्वारा किसी तथ्य, वस्तु या सत्ता का ज्ञान नहीं होता, केवल शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। अतः इनका न तो विज्ञान में न तत्वमीमांसा में कोई उपयोग है। स्पष्ट है कि तत्वमीमांसी कथन विश्लेषणात्मक नहीं होते। तार्किक भाववादियों के अनुसार कोई भी संश्लेषणात्मक कथन प्रागनुभविक नहीं होता, केवल विश्लेषणात्मक कथन ही प्रागनुभविक होते हैं। उल्लेखनीय है कि कांट ने कुछ संश्लेषणात्मक कथनों को प्रागनुभविक भी माना था। नंबर 2, संश्लेषणात्मक कथन। सिंथेटिक स्टेटमेंट। जब किसी कथन की सत्यता या असत्यता का निश्चय इंद्रिय अनुभव द्वारा होता है तो वह कथन संश्लेषणात्मक कथन होता है, अर्थात किसी तथ्य, वस्तु या सत्ता का ज्ञान कराने का कार्य संश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति का है। तार्किक भाववादियों के अनुसार सभी संश्लेषणात्मक कथन अनुभविक होते हैं। यदि कोई ऐसा कथन है जो न तो विश्लेषणात्मक और न ही सत्यापनीय है, तो वह कथन निरर्थक है। तत्वमीमांसा के कथन इसी प्रकार के हैं। तत्वमीमांसी कथन न तो विश्लेषणात्मक हैं और न ही सत्यापनीय, अतः तत्वमीमांसा निरर्थक है। यह संभव है कि कोई कथन या वाक्य व्याकरण के नियम के अनुसार बनाया गया हो, परंतु उसका संज्ञानात्मक रूप से कोई अर्थ नहीं हो। ऐसे कथन निरर्थक होते हैं। उदाहरणस्वरूप, ईश्वर ने जगत का निर्माण किया है, हम इंद्रियानुभव से इसकी सत्ता या असत्यता निर्धारित नहीं कर सकते, अतः ये कथन निरर्थक हैं। तार्किक भाववादियों के अनुसार जो संश्लेषणात्मक कथन सत्यापनीय हैं वह सार्थक हैं, और जो कथन सत्यापनीय नहीं वह निरर्थक। किसी कथन को सत्यापनीय तब माना जाता है यदि इंद्रिय अनुभव के द्वारा इसकी सत्यता या असत्यता का निर्णय किया जा सके। उत्प्रेरक तत्व। सत्यापनीय सिद्धांत के उद्भव में पूर्ववर्ती विटगेन्स्टीन का दर्शन उत्प्रेरक रहा है। इस पर विटगेन्स्टीन ने के ट्रैक्टेटस का प्रभाव दिखाई देता है। विटगेन्स्टीन अपने ट्रैक्टेटस में कहते हैं कि किसी तर्क वाक्य का अर्थ यह चित्र है जिसे वह प्रस्तुत करता है। वस्तुस्थिति के अनुरूप वाक्य सत्य एवं वस्तुस्थिति से असंगत वाक्य असत्य होते हैं। विटगेन्स्टीन के इसी विचार को तार्किक भाववादियों ने आगे बढ़ाया है। सत्यापन सिद्धांत का विकास। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ वेरिफिकेशन। सत्यापन किन किन रूपों में होता है और इसकी सीमाएं क्या हैं, इसे लेकर तार्किक भाववादियों में मतभेद है। इस मतभेद के कारण इनमें निरंतर परिवर्तन और विकास होता रहता है। इस रूप में सत्यापन सिद्धांत एक गत्यात्मक डायनेमिक सिद्धांत है जो विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों के अनुसार विकसित होता रहा है। सत्यापनीय सिद्धांत की प्रारंभिक रूपरेखा मॉरिस स्लिक के दर्शन में दिखाई देता है। इनके अनुसार किसी वाक्य का अर्थ उसके सत्यापन की विधि है। यहाँ यह समस्या और खड़ी होती है कि एक ही कथन का सत्यापन कई रूपों से किया जा सकता है, साथ ही अनुभव व्यक्तिगत एवं सीमित होता है। ऐसी स्थिति में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। सत्यापनीय सिद्धांत का स्पष्ट एवं परिष्कृत रूप ए.जे. एयर के दर्शन में दिखाई देता है। एयर सत्यापनीय सिद्धांत के 3 विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर स्पष्ट करते हैं। नंबर 1, व्यवहारिक सत्यापन एवं सैद्धांतिक सत्यापन, प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन एंड थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन। नंबर 2, सबल सत्यापन एवं निर्बल सत्यापन, स्ट्रांग वेरिफिकेशन एंड वीक वेरिफिकेशन। नंबर 3, प्रत्यक्ष सत्यापन एवं परोक्ष सत्यापन, डायरेक्ट वेरिफिकेशन एंड इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन। व्यवहारिक सत्यापन एवं सैद्धांतिक सत्यापन, प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन एंड थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन। जिस कथन की सत्यता का निश्चय करने के लिए वर्तमान में साधन उपलब्ध हों और उनका उपयोग कर हम यदि व्यवहार में सत्यापन करने की स्थिति में हों तो ऐसे सत्यापन को व्यवहारिक सत्यापन कहा जाता है। जैसे जल गर्म है, एवरेस्ट पर बर्फ है आदि। यदि केवल व्यवहारिक सत्यापन को ही माना जाए तो फिर विज्ञान के बहुत सारे कथन एवं भविष्योन्मुख कथन निरर्थक हो जाएंगे। जैसे मंगल ग्रह पर जीवन है, ऐसे वाक्य का वर्तमान में व्यवहारिक सत्यापन संभव नहीं है, परंतु यह संभव है कि भविष्य में तकनीक के विकास से इसे सत्यापित किया जा सके। अतः ऐसे कथन भी सार्थक हैं। अतः वे प्रतिज्ञप्तियां भी सार्थक हैं जिनकी सिद्धांत अनुभव परीक्षण संभव हो। परंतु तत्वमीमांसा के कथन न तो व्यवहारिक रूप से सत्यापित हैं और न सैद्धांतिक रूप से। जैसे परम तत्व ऐतिहासिक परिवर्तन से रहित है। ब्रेडले, निरपेक्ष तत्व देश कालातीत हैं, अतः ऐसे कथन निरर्थक हैं। नंबर 2, सबल सत्यापन एवं निर्बल सत्यापन, स्ट्रांग वेरिफिकेशन एंड वीक वेरिफिकेशन। जब किसी कथन का सत्यापन इंद्रिय अनुभव द्वारा सबल रूप से या निश्चयात्मक रूप से हो तो वह
सबल सत्यापन कहलाता है। निर्बल सत्यापन में सत्यापन तब माना जाता है जब किसी कथन की सत्यता या असत्यता का निर्धारण संभाव्य रूप में हो। स्लिक के अनुसार केवल सबल सत्यापन ही स्वीकार्य है। इसका अर्थ है कि किसी कथन की सत्यता या असत्यता का निर्धारण इंद्रिय अनुभव द्वारा निश्चित रूप से करना, परंतु केवल सबल सत्यापन की को सार्थकता की कसौटी मानने पर कई समस्याएं आती। सामान्य प्रतिज्ञप्ति या पूर्णव्यापी वाक्य निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं। सामान्य प्रतिज्ञप्ति या पूर्णव्यापी वाक्य निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं क्योंकि किसी पूर्णव्यापी कथन के प्रत्येक अवयवी सदस्य का इंद्रियानुभव करना संभव नहीं है। विशेष प्रतिज्ञप्ति तो सत्यापनीय है परंतु सामान्य प्रतिज्ञप्ति नहीं। उदाहरण स्वरूप, धातु के एक टुकड़े का निरीक्षण करके तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि धातु का यह टुकड़ा विद्युत का सुचालक है, परंतु सभी धातुओं के विषय में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक हैं, क्योंकि सभी धातुओं पर हम इसका परीक्षण या प्रयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार विज्ञान के महत्वपूर्ण कथन भी निरर्थक हो जाते हैं। स्वयं स्लिक ने भी विज्ञान के कथनों को महत्वपूर्ण निरर्थक कथन कहा है। स्पष्ट है कि यदि केवल सबल सत्यापन को स्वीकार किया जाए तो विज्ञान के सामान्य कथन निरर्थक हो जाएंगे, क्योंकि इनका सबल सत्यापन संभव नहीं है। एक अन्य अनुभववादी दार्शनिक कार्ल हेम्पल इस संबंध में कहते हैं कि यदि उपरोक्त आधार को स्वीकार कर लिया जाए तो फिर सामान्य प्रतिज्ञप्तियों का सत्यापन नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में सामान्य प्रतिज्ञप्तियां निरर्थक हो जाएंगी। जैसे आर्सेनिक जहरीला होता है, आर्सेनिक इज पॉइजनस, इस कथन का परीक्षण सभी जीवित प्राणियों पर कर पाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में यह कथन भी निरर्थक हो जाता है। हेम्पल इस संदर्भ में एक और अन्य कठिनाई का उल्लेख करते हैं। उनके अनुसार यदि हम कोई सामान्य कथन लें जैसे कभी कौवे काले हैं, इसका सबल अर्थ में सत्यापन नहीं किया जा सकता क्योंकि सभी कौवों को देखना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में यह वाक्य निरर्थक हो जाता है। परंतु इसके विपरीत अर्थात इस कथन के निषेधात्मक रूप कुछ कौवे काले नहीं, सम क्रोज आर नॉट ब्लैक का सबल अर्थ में सत्यापन हो सकता है। यह कथन एक विशेष कथन पर्टिकुलर स्टेटमेंट है और यदि एक भी कौवा काले रंग के विपरीत किसी अन्य रंग में अनुभवातीत हो जाता है तो फिर यह कथन सत्यापित हो जाएगा। स्लिक के अनुसार ऐसे कथन निरर्थक होते हुए भी महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट नॉनसेंस हैं। इसके विपरीत तत्वमीमांसी कथन केवल निरर्थक हैं, वे महत्वपूर्ण भी नहीं हैं, अतः उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। कार्ल पॉपर के अनुसार वही कथन तथ्यात्मक दृष्टिकोण से सार्थक हैं जिसे मिथ्या प्रमाणित करना संभव हो। मिथ्यापनीयता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन। मिथ्यापनीयता सिद्धांत के अनुसार केवल वही कथन तथ्यात्मक दृष्टि से सार्थक हो सकता है जिसे कुछ तथ्यों द्वारा कम से कम सिद्धांततः मिथ्या प्रमाणित करना संभव हो। चूंकि ईश्वर आदि से संबंधित तत्वमीमांसी कथनों को किसी भी संदर्भ में असत्य नहीं माना जाएगा, इसलिए तथ्यात्मक दृष्टिकोण से ऐसे कथन सार्थक नहीं है। परंतु स्लिक व पोपर की बातों को मानने पर कठिनाई है। इम्पोर्टेंट नॉनसेंस कहने से वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं होती और पोपर को मानने पर अस्तित्वपरक एकवाची कथनों की मिथ्यापनीयता को सिद्ध नहीं किया जा सकता। एजे एयर प्रारंभ में केवल निर्बल सत्यापन को स्वीकार करते हैं। इस पर लेजरोविज का कहना है कि निर्बल शब्द सबल सापेक्ष है, बिना सबल को माने निर्बल को नहीं माना जा सकता। तब एयर लैंग्वेज ट्रुथ एंड लॉजिक के दूसरे संस्करण में यह स्वीकार करते हैं कि कुछ कथन सबल अर्थ में सत्यापनीय हैं। ये विशेष संवेदन को व्यक्त करते हैं जिन्हें एयर बेसिक प्रोपोजिशंस मूल कथन कहते हैं। जैसे इस समय मेरे दांत में दर्द है। मूल कथन वे हैं जो वस्तु का वर्णन नहीं करते बल्कि वर्तमान काल में प्राप्त होने वाले कुछ विशेष संवेदनों का उल्लेख मात्र करते हैं। यहाँ वर्तमान काल का तात्पर्य है वह समय जब कोई व्यक्ति कुछ अनुभव कर रहा हो। तत्वमीमांसी कथन का न तो सबल सत्यापन कंक्लूसिव वेरिफिकेशन होता संभव है और न ही निर्बल सत्यापन वीक वेरिफिकेशन, अतः यह निरर्थक है। नंबर 3, प्रत्यक्ष सत्यापन एवं परोक्ष सत्यापन, डायरेक्ट वेरिफिकेशन एंड इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन। यदि किसी कथन का सत्यापन अनुभव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हो जाए तो वह अपरोक्ष सत्यापन है। जितने भी निरीक्षण कथन ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट हैं उनका प्रत्यक्ष सत्यापन हो जाता है। जैसे दीवार हरी है, गुलाब लाल है आदि। इनके विषय में हम इंद्रियानुभव कर सकते हैं और इन्हें सत्यापित कर सकते हैं। जिन कथनों की सत्यता का इंद्रियानुभव द्वारा तुरंत निरीक्षण किया जा सकते वे सभी निरीक्षण कथन ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट्स हैं, परंतु यदि केवल प्रत्यक्ष सत्यापन को ही माना जाए तो फिर विज्ञान के अनेकों कथन निरर्थक हो जाएंगे जिनका प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं होता, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, अणु पर आधारित सिद्धांत आदि। इसलिए विज्ञान की सार्थकता एवं सत्यता को सुरक्षित रखने के लिए परोक्ष सत्यापन को भी माना गया। जब किसी कथन का सत्यापन परोक्ष ढंग से हो तो वह परोक्ष सत्यापन है। कार्नेप का कहना है कि यदि किसी कार्य का अपरोक्ष सत्यापन हो जाता है तो उसे उत्पन्न करने वाले कारण का भी परोक्ष सत्यापन हो जाता है। जैसे विद्युत धारा का परोक्ष सत्यापन जलते हुए बल्ब को देखकर किया जा सकता है। एयर के अनुसार कोई कथन परोक्ष रूप से सत्यापित तब माना जाएगा जब उस कथन को एक या अधिक कथन से संयुक्त कर दिया जाए और फिर उस संयुक्त कथन से कम एक ऐसे कथन को निगमित किया जाए जो नंबर 1 केवल इस अन्य कथन से निगमित नहीं होता। नंबर 2 जिसका प्रत्यक्ष सत्यापन संभव हो। ऐसी स्थिति में ही लिए गए कथन का परोक्ष सत्यापन हो जाता है। विज्ञान के अनेकों ऐसे कथन हैं जिनका परोक्ष रूप से ही सत्यापन होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। इस पर आइसिया बर्लिन का कहना है कि उपरोक्त आधार पर तत्वमीमांसी कथनों को भी सत्यापित किया जा सकता है और उन्हें सार्थक माना जा सकता है। वे इसे एक कथन द्वारा स्पष्ट करते हैं, ईश्वर का अस्तित्व है। सत्यापनी कथन, ईश्वर का अस्तित्व है। अन्य कथन, यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो घास हरी है। निरीक्षण कथन, अतः घास हरी है। यहाँ घास हरी है और प्रत्यक्ष द्वारा सत्यापित है। इसके आधार पर ईश्वर का अस्तित्व है कथन भी परोक्ष रूप से सत्यापित हो जाता है। आइसिया बर्लिन द्वारा प्रस्तुत ये खंडन तर्कशास्त्र के मोडस पोनेंस के सूत्र पर आधारित है। आइसिया बर्लिन के आक्षेप के बाद एयर अपनी पुस्तक लैंग्वेज, ट्रुथ एंड लॉजिक के दूसरे संस्करण में संशोधन करते हुए कहते हैं कि ये दिए हुए कथनों को जिन अन्य कथनों से मिलाया जाए उन अन्य कथनों के लिए 3 शर्तों का होना आवश्यक है। या तो वह कथन विश्लेषणात्मक एनालिटिकल हो, या प्रत्यक्ष रूप से सत्यापित हो, या स्वतंत्र रूप से परोक्षता सत्यापित हो। इस आधार पर ईश्वर का अस्तित्व है अतः घास हरी है, इस कथन इनमें से किसी भी कोट में नहीं आता। इस संशोधन के बाद एयर को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब इस सत्यापन सिद्धांत को बिना किसी त्रुटि एरर के व्यक्त करना संभव है। परंतु इस पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात अमेरिकी गणितज्ञ एवं दार्शनिक एलेंचो चर्च एक सूत्र के माध्यम से एयर के मत का खंडन करते हैं। O1.O2 V O3.S। यहाँ O का अर्थ है निरीक्षण कथन, ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट। यहाँ O1, O2 एंड O3 पृथक पृथक निरीक्षण कथन है। यहाँ यस का अर्थ कोई भी कथन हो सकता है, तत्वमीमांसी कथन भी हो सकता है। इस सूत्र की सहायता से हम एक ऐसे कथन को निगमित कर सकते हैं जो केवल अन्य कथनों से निगमित नहीं किया जा सकता है और जिसका सत्यापन हो सकता है। दूसरे शब्दों में परोक्ष सत्यापनीयता को मान लेने पर तत्वमीमांसा के कथन भी सार्थक हो जाते हैं। एलेंजो चर्च के आक्षेप के बाद एयर यह स्वीकार कर लेते हैं कि सत्यापनी सिद्धांत को निश्चितता के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में इस सिद्धांत को त्रुटिरहित रूप में प्रस्तुत करना संभव नहीं है। एयर ने स्वयं बाद में यह कहा कि तार्किक पार्ट 2 लॉजिकल पॉजिटिविज्म। एलेंचो चर्च के आक्षेप के बाद एयर यह स्वीकार कर लेते हैं कि सत्यापनी सिद्धांत को निश्चितता के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में इस सिद्धांत को त्रुटिरहित रूप में प्रस्तुत करना संभव नहीं है। एयर ने स्वयं बाद में यह कहा कि तार्किक भाववाद की मृत्यु हो गई है। लॉजिकल पॉजिटिविज्म इज डेड, क्योंकि सत्यापनी सिद्धांत से यह सिद्ध नहीं हो पाता कि जो कथन सत्यापनी नहीं है वह निरर्थक है। आलोचना। नंबर 1 सत्यापनी सिद्धांत की अपनी स्थिति और स्वरूप स्पष्ट नहीं। सत्यापनी सिद्धांत स्वयं अपने ही मापदंड पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि इस सिद्धांत को व्यक्त करने वाला एयर का कथन वही कथन सार्थक है जो या तो विश्लेषणात्मक हो या अनुभव द्वारा सत्यापित। अपने आप में न तो विश्लेषणात्मक कथन है और न अनुभव द्वारा सत्यापित। इसका आशय ये निकलता है कि यह सिद्धांत स्वयं में निरर्थक है अतः मापदंड के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सत्यापनी सिद्धांत की तकनीकी आलोचना इस रूप में की जाती है कि आखिर सत्यापन किसका होता है। वाक्य, सेंटेंस और प्रतिज्ञप्ति प्रोपोजिशन में क्या अंतर है। सत्यापन वाक्य का होता है या प्रतिज्ञप्ति का। वाक्य की विशेषता है कि वह सार्थक और निरर्थक होते हैं, अर्थात वाक्य की विशेषता अर्थ है, सत्यता या असत्यता नहीं। दूसरी ओर प्रतिज्ञप्ति का संबंध सत्यता या असत्यता से होता है।
ऐसी स्थिति में हम वाक्य का सत्यापन नहीं कर सकते, क्योंकि सत्यापनीयता सार्थकता या निरर्थकता की कोटि निर्धारित करती है। हम प्रतिज्ञप्ति का सत्यापन कर सकते हैं, परंतु सत्यापन के आधार पर प्रतिज्ञप्ति को सार्थक या निरर्थक कहने का कोई औचित्य नहीं। इस कठिनाई से बचने के लिए एयर ने कथन स्टेटमेंट का प्रयोग किया है, वाक्य या प्रतिज्ञप्ति का नहीं। पर वास्तव में तर्कशास्त्र में प्रतिज्ञप्ति प्रोपोजिशन और कथन स्टेटमेंट में अंतर नहीं किया गया है। परवर्ती विटगेन्स्टीन थर्ड नंबर, परवर्ती विटगेन्स्टीन का मानना है कि भाषा का कार्य केवल तथ्यों का वर्णन करना नहीं, बल्कि भाषा के अनेकों कार्य हैं, जैसे परामर्श देना, मूल्यांकन करना, प्रश्न पूछना, चेतावनी देना आदि। ऐसे वाक्यों को सत्य या असत्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। स्पष्ट है कि सत्यापन का उपरोक्त अर्थ लेने पर भाषा का एक बहुत बड़ा भाग निरर्थक हो जाएगा, अतः यह अर्थ का बहुत ही संकुचित सिद्धांत है। नंबर 4, परवर्ती विटगेन्स्टीन के अनुसार किसी वाक्य का अर्थ अनुभव में उसके सत्यापन के आधार पर नहीं, बल्कि भाषा में उसके प्रयोग के आधार पर होता है। इस संदर्भ में विटगेन्स्टीन द्वारा दिया गया सिद्धांत उपयोग सिद्धांत यूज थ्योरी कहलाता है। नंबर 5, रसेल के अनुसार कुछ वैज्ञानिकों का न तो व्यवहारिक सत्यापन संभव है और न ही सैद्धांतिक, फिर भी उन्हें निरर्थक नहीं माना जा सकता। जैसे एक बड़े एटम बम के प्रयोग से संपूर्ण मानवता विनष्ट हो जाएगी, अतः सत्यापन सार्थकता का मापदंड नहीं है। नंबर 6, जॉन पासमोर का कहना है कि यदि हम तत्व मीमांसा को जला देते हैं तो विज्ञान भी समाप्त हो जाता है, और यदि विज्ञान को बचाने का प्रयास करें तो फिर तत्व मीमांसा भी पिछले दरवाजे से आ जाती है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान को स्वतंत्र सिद्ध करने के लिए जितने भी प्रयास किए गए हैं, उससे तत्व मीमांसा की भी सार्थकता सिद्ध हो जाती है। यहाँ या तो हमें तत्व मीमांसा को सार्थक मानना पड़ेगा, या उसे यदि निरर्थक मानते हैं तो फिर विज्ञान को भी साथ ही साथ निरर्थक मानना पड़ेगा। नंबर 7, C.L. लेविस के अनुसार सत्यापन सिद्धांत को मान लेने पर अहम मात्र सोलिफिज्म की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव व्यक्तिगत होता है, परंतु सत्यापन की प्रक्रिया के केंद्र में सत्यापनकर्ता का अस्तित्व अनिवार्यता होता है। जब एयर सबल सत्यापन के रूप में मूल प्रतिज्ञप्ति को स्वीकार करते हैं तो यह स्थिति स्पष्ट रूप से उत्पन्न होती है। नंबर 8, सत्यापन सिद्धांत में सत्यापन का आधार केवल इंद्रिय अनुभव को माना गया है, लेकिन इंद्रिय अनुभव के अतिरिक्त अन्य अनुभव भी होते हैं, जैसे धार्मिक अनुभव, नैतिक अनुभव, सौंदर्यात्मक अनुभव आदि। परंतु तार्किक भाववादियों ने केवल इंद्रिय अनुभव को ही मापदंड के रूप में चुनने का कोई कारण नहीं बताया है, अतः यह भी तत्व मीमांसा की तरह मनमानापन है। नंबर 9, आमूल अनुभववादी क्वाइन के अनुसार सत्यापनी सिद्धांत संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक कथनों के गुणात्मक निरपेक्ष पर आधारित है, परंतु ऐसा मानने का तर्कसंगत आधार नहीं है। संश्लेषणात्मक कथनों के साथ साथ विश्लेषणात्मक कथन भी मूलतः अनुभव आधारित ही हैं, इसमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। नंबर 10, क्वाइन के अनुसार पृथक पृथक वाक्यों का सत्यापन नहीं होता है, सत्यापन किसी भी सिद्धांत का होता है, एक प्रतिज्ञप्ति का नहीं। तत्वमीमांसा का निरसन, एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स। तत्वमीमांसा प्राचीन काल से दार्शनिकों के चिंतन की प्रमुख विषय वस्तु रही है। तत्वमीमांसकों ने तत्व के स्वरूप के संबंध में अनेक तात्विक सत्ताओं या यथा प्राकृतिक तत्व, आत्म तत्व, ईश्वर इत्यादि विषयक युक्तियां प्रस्तुत की हैं, जिन्हें वे अनुभविक वाक्यों से भी अधिक निश्चयात्मक मानते हैं। आधुनिक युग में वियना सर्कल से उदित अनुभव एवं विज्ञान पर आधारित विचारधारा तार्किक भाववाद इस परंपरागत तत्वमीमांसी चिंतन को दर्शन की विषय वस्तु से हटाकर अर्थहीन मीनिंगलेस घोषित करती है। इस क्रम में वे तत्वमीमांसा का निरसन, एलिमिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स करते हैं। तत्वमीमांसा की मौलिक अवधारणा यह है कि व्यवहारिक सत्ता से परे कोई आध्यात्मिक सत्ता अवश्य है। तत्वमीमांसा का उद्देश्य अनुभव से परे सत्ता का वर्णन करना है। तत्वमीमांसा के निराकरण का मूल आधार तार्किक भाववाद की इस अवधारणा में निहित है कि इंद्रिय ज्ञान की एकमात्र यथार्थ ज्ञान का स्रोत है। इंद्रिय ज्ञान ही एकमात्र यथार्थ ज्ञान का स्रोत है, अर्थात यदि इंद्रिय अनुभव से परे कोई सत्ता है तो वह अर्थहीन है। एयर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वही कथन सार्थक है जो या तो विश्लेषणात्मक है या इंद्रिय अनुभव द्वारा सत्यापित। विश्लेषणात्मक कथन किसी सत्ता का वर्णन नहीं करते, तत्वमीमांसी कथन सत्ता का वर्णन करते हैं, परंतु कोई भी तर्कवाक्य जो हमारे इंद्रिय अनुभव से परे सत्ता का कथन करता है अर्थहीन है। कॉर्नेप ने भी तत्वमीमांसा को अर्थहीन कहा है।
तत्वमीमांसा के निराकरण की यह परंपरा नितांत नवीन नहीं है। ग्रीक दर्शन में सोफिस्टों ने तत्वमीमांसा का खंडन किया था। पाश्चात्य दार्शनिक ह्यूम ने तत्वमीमांसा का खंडन करते हुए यहाँ तक कहा था कि जिस पुस्तक में न तो तथ्यों का वर्णन है और न प्रत्ययों के पारंपरिक संबंधों का वर्णन है, उस पुस्तक को आग में जला देना चाहिए, क्योंकि उसमें केवल कुतर्क हैं और कुछ नहीं। कांट भी बुद्धि की संरचना के आधार पर तत्वमीमांसा का खंडन करते हैं। कांट के अनुसार मानवीय बुद्धि की संरचना ही ऐसी है कि उसे अतीन्द्रिय सत्ता का ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्रकार ह्यूम, कांट आदि ने मीमांसी दृष्टिकोण से तत्वमीमांसा का खंडन किया है। अर्थात क्या हम क्या जान सकते हैं, किंतु तार्किक भाववादियों की महत्ता इस बात में है कि उन्होंने तत्वमीमांसा का खंडन तार्किक प्रणाली के आधार पर किया। अर्थात हम किस प्रकार ज्ञान के विषय में अर्थपूर्ण ढंग से बात कर सकते हैं, इसके लिए अर्थ के सत्यापन सिद्धांत वेरिफिकेशन थ्योरी ऑफ मीनिंग को एक कसौटी मानते हैं, जिसके अनुसार कोई कथन अर्थपूर्ण तभी होता है जब उसे अनुभव परीक्षण की संभावना हो। यहाँ तत्वमीमांसा के निरसन के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि तार्किक भाववादियों ने न तो तात्विक सत्ता को स्वीकार किया और न ही उसके अस्तित्व का खंडन किया। उनके अनुसार तात्विक सत्ताओं के बारे में यह कहना कि वह है या यह कहना कि वह नहीं है, दोनों अर्थहीन है। इसके अनुसार तात्विक सत्ताओं के संदर्भ में कोई अर्थपूर्ण युक्ति नहीं दी जा सकती। स्पष्ट है कि तत्वमीमांसा के निरसन का आशय तत्वमीमांसा का निषेध या खंडन करना नहीं है। तार्किक भाववादी केवल यही तर्क नहीं देते हैं कि इंद्रियानुभव से परे होने के कारण तत्वमीमांसा निरर्थक है, बल्कि तार्किक भाववादी तत्वमीमांसा की भाषा का तार्किक विश्लेषण करके यह सिद्ध करते हैं कि तत्वमीमांसा अर्थहीन शब्दों का समूह मात्र है। तत्वमीमांसा के निरसन के लिए तार्किक भाववादी दो विधियां अपनाते हैं। नंबर 1, भाषा का तार्किक विश्लेषण, लॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज। नंबर 2, सत्यापनी सिद्धांत या प्रमाणीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वेरिफिकेशन। नंबर 1, भाषा का तार्किक विश्लेषण, लॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज। कार्नेप के अनुसार सार्थक कथनों के 3 प्रकार हैं। नंबर 1, पुनरुक्ति। नंबर 2, व्याघात। नंबर 3, आपातिक कथन। कार्नेप के अनुसार तत्वमीमांसी कथन इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आते, इसीलिए अर्थहीन है। यहाँ आपातिक कथन का आशय वैसे कथनों से है जिसके विश्लेषण से कोई स्वानुभवमूलक कथन, प्रोटोकॉल, प्रोपोजिशन प्राप्त होता है जो यह सत्य है या असत्य हो सकता है। कार्नेप तत्वमीमांसा के निरसन के लिए भाषा के तार्किक विश्लेषण पर विशेष बल देते हैं। वे तत्वमीमांसा में प्रयुक्त भाषा का तार्किक विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि तत्वमीमांसा के सभी कथन अर्थहीन या निरर्थक हैं। यहाँ इसके लिए असत्य या अनुपयोगी या संदेहात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसे अर्थहीन, मीनिंगलेस कहा गया है। इसे हम एक तत्वमीमांसी कथन के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे ईश्वर का अस्तित्व है। यह कथन आस्तिक तत्वमीमांसा के दृष्टिकोण से सत्य एवं अर्थपूर्ण है, जबकि नास्तिक तत्वमीमांसा इस कथन को असत्य कहेगी। इस कथन के संबंध में कोई संदेहवादी निश्चित प्रमाण न मिलने के कारण संदेहात्मक स्थिति को अभिव्यक्त करेगा। इन सबसे पृथक तार्किक भाववादी इस कथन को सत्य, असत्य या संदेहात्मक न मानकर अर्थहीन कहेगा। कार्नेप भाषा के 2 अंग मानते हैं। नंबर 1, शब्द भंडार, वोकेबलरी। और नंबर 2, वाक्य विन्यास, सिंटैक्स। वाक्य अर्थपूर्ण तभी होते हैं जब उनमें अर्थपूर्ण शब्दों को तार्किक वाक्य विन्यास के नियमों से अनुरूप जोड़ा जाए। अतः 2 प्रकार से छद्म कथन भी उत्पन्न हो सकते हैं। नंबर 1, या तो उनमें व्यवहृत शब्द ही छद्म शब्द हों, अर्थात उनमें कोई अर्थ सूचित न हो, जैसे यथा शून्यता, नथिंगनेस, निरपेक्ष सत्य, एब्सोल्यूट रियलिटी आदि। दूसरे प्रकार के वाक्य वे हैं जिनमें प्रयुक्त शब्द तो अर्थपूर्ण हो किंतु उनका वाक्य विन्यास गलत हो, जैसे सीजर मूल संख्या है, ईमानदारी गेंद खेलती है, पंचम जॉर्ज सद्गुण का वर्गमूल है आदि। दातव्य है कि इनमें प्रयुक्त शब्द सीजर, मूल संख्या, ईमानदारी, सद्गुण आदि यद्यपि अपने में अर्थपूर्ण है, किंतु उनका तार्किक विन्यास असंगत है, अर्थात इन्हें जोड़ने में तार्किक नियमों का उल्लंघन हुआ है। इस प्रकार उपर्युक्त वाक्य छद्म कथन है, क्योंकि इनमें व्यवहृत सभी शब्दों के अर्थपूर्ण होते हुए भी वे कोई अर्थ सूचित नहीं करते। कार्नेप के अनुसार तत्वमीमांसा में इस दूसरे प्रकार की भ्रांति अधिक दिखाई देती है। कार्नेप के कथन मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ को उदाहरण के रूप में लेकर इसे स्पष्ट करते हैं। कार्नेप के अनुसार मैं हूँ शब्द का प्रयोग अस्तित्व बोधक के रूप में किया गया है, जबकि ये संयोजक का काम करना है। पुनः है शब्द सदैव विधेय, प्रेडिकेट के साथ आता है, जबकि यहाँ कोई विधेय उपस्थित नहीं है। अतः डेकार्ट का यह कथन निरर्थक है। तत्वमीमांसा ऐसे ही छद्म कथनों से भरी पड़ी है। तत्वमीमांसा इनकी रचना प्रायः भावुकतावश करते हैं, जिनकी कोई सार्थकता नहीं।
तात्विक कथनों में एक और भूल प्रायः दिखाई देती है जो भावों एवं अवधारणाओं के प्रारूप भेद की उपेक्षा टाइप कन्फ्यूजन के कारण उत्पन्न होती है। जैसे सीजर एक मूल संख्या है, सीजर इज ए प्राइम नंबर। इस वाक्य में दो प्रारूप की युक्तियां हैं, एक वाक्य में व्यक्ति का नाम और वह संख्या का नाम, ये दो प्रकार हैं, किंतु इस वाक्य में इन दोनों प्रकारों को मिला दिया गया है। परिणामस्वरूप यह वाक्य अर्थहीन हो गया है। हीगल और हाइडेगर के कथनों में इस प्रकार के गलत मिलावट के कई उदाहरण हैं। उदाहरण स्वरूप हीगल का कथन सत्य बौद्धिक है, रियल इज रेशनल, इसी प्रकार का उदाहरण है। इससे किसी प्रकार की सूचना नहीं मिलती है। ऐसे कथनों में विधेय प्रेडिकेट को ऐसे उद्देश्यों के साथ जोड़ दिया गया है जिसके साथ वे नहीं जोड़े जा सकते। एयर द्वारा तत्वमीमांसा का निरसन। तत्वमीमांसा के निरसन के प्रयत्न में एयर ने प्रमाणीकरण के सिद्धांत पर अधिक जोर दिया है। एजे एयर के अनुसार तत्वमीमांसा की आधारभूत मान्यता यह है कि एक अतिभौतिक सत्ता है। द फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ मेटाफिजिक्स इज दैट देयर इज ए सुपर फिनोमिनल रियलिटी। एयर के अनुसार ये वही कथन सार्थक हो सकता है जो या तो विश्लेषणात्मक एनालिटिकल हो या फिर तथ्यात्मक फैक्चुअल हो, अर्थात अनुभव पर आधारित। विश्लेषणात्मक कथन पुनरुक्ति टाउटोलॉजी मात्र होते हैं, फलस्वरूप उनसे न तो स्वयं विश्व के विषय में कोई जानकारी मिलती है और न ही कोई तथ्यात्मक कथन निगमित होता है। पुनरुक्तियों से जो भी कथन निकलता है वह भी पुनरुक्ति ही होगी। यथा त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, सभी कुमारे अविवाहित हैं आदि, अतः तत्वमीमांसी कथन विश्लेषणात्मक नहीं है। इसी प्रकार यदि यह अनुभविक है तो इसकी परोक्ष या परोक्ष अनुभव परीक्षण की संभावना होनी चाहिए। अपरोक्ष अनुभव परीक्षण की संभावना तब होती है जब किसी अन्य आधार वाक्य से जोड़ने पर उससे कोई निरीक्षण वाक्य निगमित हो, वह भी उस रूप में जो कि वह निरीक्षण वाक्य उस अन्य आधार वाक्य से पृथक रूप में न निकले। किंतु तत्वमीमांसी कथन अपूर्णता की इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते। ईश्वर है वाक्य का विश्लेषण कर एयर ने दिखाया कि यह विश्लेषणात्मक नहीं है, क्योंकि विश्लेषणात्मक कथन पुनरुक्ति मात्र होते हैं, इससे कोई नवीन जानकारी नहीं मिलती, जो कि तत्वमीमांसा की मान्यता के सर्वथा विपरीत है। इसी प्रकार ईश्वर है वाक्य का अपरोक्ष या परोक्ष अनुभव परीक्षण भी संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर है वाक्य तत्वमीमांसी है और एक अनुभवातीत अतीन्द्रिय सत्ता का सूचक है, अतः ईश्वर है वाक्य निरर्थक है। यहाँ यदि यह कहा जाए कि ईश्वर है वाक्य को विश्व में व्याप्त व्यवस्था एवं प्रयोजन के आधार पर परोक्ष रूप से सत्यापित किया जा सकता है, तो इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यहाँ विश्व में व्यवस्था एवं प्रयोजन है, यह अनिवार्य स्वीकार्य कथन है जिसे परोक्ष सत्यापनीयता की शर्त के अनुसार या तो विश्लेषणात्मक या अनुभविक दोनों में से कोई एक होना आवश्यक है। किंतु यह वाक्य तो विश्लेषणात्मक या है और न अनुभविक। एक तत्वमीमांसकों की इस मान्यता का भी खंडन करते हैं कि धार्मिक अनुभव, अंतःप्रज्ञात्मक अनुभव आदि के आधार पर ईश्वर है जैसे कथनों की अनुभव परीक्षा संभव है। एयर का कहना है कि यदि ये अनुभव हमारे साधारण अनुभवों जैसे लाल धब्बा है के समान है तो ऐसे कथनों को अर्थपूर्ण माना जा सकता है, किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि इन अनुभवों में एक अनुभवातीत सत्ता की बात की जाती है। तो फिर प्रश्न उठता है कि तत्वमीमांसी कथन किस कोटि के हैं। एयर के अनुसार ये शब्दजाल मात्र हैं, अर्थात तत्वमीमांसा की रचना भाषा के तार्किक स्वरूप को न समझने के कारण संभव होती है। उदाहरण स्वरूप कुछ वाक्य व्याकरण की दृष्टि से समान होते हैं, अतः यह मान लिया जाता है कि उनकी तार्किक संरचना भी समान है, जो कि असंगत है। यथा निम्न दो कथन व्याकरण की दृष्टि से समान है। नंबर 1, गुलाब लाल है, रेड इज रोज। नंबर 2, गुलाब अस्तित्ववान है, रोज एग्जिस्ट। किंतु इस समानता के आधार पर यह भ्रांति हो जाती है कि तार्किक दृष्टि से भी दोनों समान हैं, अर्थात यह मान लिया जाता है कि लाल और अस्तित्व दोनों के प्रयोग किसी गुण के लिए हुआ है, और तब यह मान लिया जाता है कि अस्तित्व एग्जिस्ट एक गुण है जो कि असत्य है, जैसा कि कांट ने कहा है कि अस्तित्व कोई गुण का लक्षण नहीं है। हम जब भी किसी विषय पर किसी गुण का आरोपण करते हैं, जैसे गुलाब लाल है, तो हम यह भी एक तरह से कह रहे हैं कि गुलाब अस्तित्ववान है। इस प्रकार यदि अस्तित्व को अलग से एक गुण या लक्षण मान लें तो यह सभी भावात्मक प्रतिगत्तियों पॉजिटिव प्रोपोजिशंस को पुनरुक्त बना देगा, जिससे कोई नवीन जानकारी नहीं मिल सकती। कुछ दार्शनिकों के अनुसार यद्यपि तत्वमीमांसा संभव नहीं है, किंतु वह अर्थहीन भी नहीं है। जिस प्रकार कविता शब्दशः सार्थक
न होते हुए भी हमारे भावों एवं संवेदनाओं को प्रभावित करती है, उसी प्रकार तत्वमीमांसा भी हमारे भावों एवं संवेगों को प्रभावित करती है। किंतु ये तत्वमीमांसा और कविता में मौलिक अंतर करता है। कविता तथ्यों का वर्णन नहीं करती, किंतु तत्वमीमांसा का उद्देश्य वास्तविक तथ्यों का वर्णन करना होता है। सत्यापन सिद्धांत से स्पष्ट है कि तत्वमीमांसक अपने इस उद्देश्य में असफल हैं। इसलिए एयर तत्वमीमांसकों को विस्थापित कवि मिसप्लेस्ड पोइट कहता है। ईश्वर अस्तित्ववान है, यह कथन मानवीय अनुभव द्वारा सत्यापित न होने के कारण तथ्यात्मक नहीं माना जा सकता। वह संश्लेषणात्मक कथन नहीं है और विश्लेषणात्मक तो वह किसी भी दृष्टि से नहीं है। वास्तव में वह संवेगात्मक कथन है जो वक्ता के ईश्वर संबंधी मनोभावों को प्रकाशित करता है। वक्ता का उस कथन में अडिग विश्वास फेथ होता है। वह उसके पक्ष में कोई तथ्यात्मक साक्ष्य नहीं दे सकता, फिर भी वह उसे तथ्यात्मक कथनों जैसे कि प्रामाणिक और सार्थक मानता है। आलोचना सत्यापन सिद्धांत, जो कि तर्की प्रत्यक्षवाद की सार्थकता का मानदंड है, वह स्वयं अपने ही मापदंड के अनुसार स्वयं सार्थक नहीं। विटगेन्स्टाइन के एवं अन्य तर्की प्रत्यक्षवादी इसकी निरर्थकता को स्वीकार करते हैं। एयर इस आक्षेप से बचने के लिए कहते हैं कि सत्यापन के सिद्धांत को मात्र परिभाषा के रूप में ही लिया जाना चाहिए, न कि अनुभविक वाक्य के रूप में। जॉन पासमूर के अनुसार यदि तत्वमीमांसा को आग में जला दिया जाए तो फिर विज्ञान भी जल जाएगा, और यदि विज्ञान को बचाने का प्रयास किया गया तो फिर तत्वमीमांसा को भी पिछले दरवाजे से उड़कर सामने आ जाएगी। यहाँ संदर्भ यह है कि यदि केवल प्रत्यक्ष सत्यापन को माना जाए तो फिर तत्वमीमांसी कथनों के साथ साथ विज्ञान को भी कई कथन निरर्थक हो जाएंगे, और यदि विज्ञान को बचाने के लिए परोक्ष सत्यापन को माना जाए तो फिर तत्वमीमांसी कथन भी सार्थक हो जाएंगे। वाइजमैन के अनुसार तत्वमीमांसा को निरर्थक कहना निरर्थक है। क्वाइन तत्वमीमांसा संभव है। क्वाइन तत्वमीमांसा एवं विज्ञान में अधिक अंतर नहीं मानते। दोनों का उद्देश्य सत्य की खोज है। दोनों का संबंध सत्ता के स्वरूप से है। यहाँ दोनों के बीच अंतर केवल विधि एवं व्यापकता को लेकर है। विज्ञान का क्षेत्र सीमित है, जबकि तत्वमीमांसा का क्षेत्र व्यापक है। विज्ञान में वस्तुनिष्ठ निरीक्षण एवं प्रयोग पर विशेष बल दिया जाता है, जबकि तत्वमीमांसा में इस पर बल नहीं दिया गया है। यहाँ तत्वमीमांसा के निरसन की आलोचना के लिए उन तर्कों को ले लेंगे जो सत्यापनी सिद्धांत की आलोचना में प्रयोग किए गए हैं। निष्कर्ष: यद्यपि तार्किक भाववादी सत्यापनी सिद्धांत के आधार पर तत्वमीमांसा के निरसन के प्रयास में तर्कता सफल नहीं हो पाए हैं, फिर भी समकालीन दार्शनिक जगत में इसके प्रभाव एवं महत्व को नकारा नहीं जा सकता। तार्किक भाववादियों द्वारा तत्वमीमांसा के निरसन के लिए किए गए प्रयास के फलस्वरूप तत्वमीमांसा के प्रति दार्शनिकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। इसके प्रति उदासीनता और उपेक्षा का भाव प्रबल हुआ। तार्किक भाववादियों ने परंपरागत चिंतन के समक्ष जो कठिनाइयां रखीं, उसके परिणामस्वरूप उसके समाधान के लिए अनेक विचारकों ने नए सिरे से सोचना प्रारंभ किया। कुछ ने परंपरागत तत्वमीमांसा को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास किया, तो कुछ अन्य विचारकों ने इसे अनुभव के आधार पर ही नए सिरे से पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। स्ट्रॉसन ने दो प्रकार की तत्वमीमांसा में भेद किया है। पहला, परिकल्पनात्मक या स्वप्नदर्शी तत्वमीमांसा, स्पेकुलेटिव और विजनरी मेटाफिजिक्स, और दूसरा वर्णनात्मक तत्वमीमांसा, डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स। स्ट्रॉसन वर्णनात्मक तत्वमीमांसा का समर्थन करते हैं। अनिवार्य कथनों का भाषीय सिद्धांत, लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ नेसेसरी प्रोपोजिशंस। अनिवार्य प्रतिकृतियों के भाषीय सिद्धांत का संबंध तार्किक भाववादियों, विशेषकर एजे एयर से। चूंकि यहाँ विश्लेषणात्मक एवं अनिवार्य प्रतिकृतियों में निहित अनिवार्यता की व्याख्या भाषीय आधार पर की गई है, इसलिए हम सिद्धांत को अनिवार्य प्रतिकृतियों का भाषाई सिद्धांत कहा गया है। तार्किक भाववाद एक प्रकार का अनुभववाद है, जिसके अनुसार हमारे संपूर्ण ज्ञान का एकमात्र स्रोत इंद्रियानुभव है। अनुभवाश्रित ज्ञान सापेक्षिक एवं संभाव्य होता है, किंतु अनिवार्य नहीं होता है। इसलिए अनुभववाद के समक्ष यह कठिनाई होती है कि वह अनिवार्य सत्यों, गणित एवं आकारिक तर्कशास्त्र की व्याख्या किस प्रकार करें। इस प्रकार अनिवार्य प्रतिकृतियों की व्याख्या तार्किक भाववादियों के लिए एक चुनौती है। गणित और तर्कशास्त्र की अनिवार्य प्रतिकृतियों की व्याख्या के लिए अनुभववादियों के पास दो ही विकल्प बचते हैं। नंबर 1, या तो गणित एवं तर्कशास्त्र की प्रतिकृतियां अनिवार्य सत्य नहीं है, या नंबर 2, गणित या तर्कशास्त्र की प्रतिकृतियां तथ्यात्मक और वस्तु से रहित हैं।
यहाँ यदि एक भी विकल्प सत्य सिद्ध होता है तो बुद्धिवाद की आधारशिला ही ध्वस्त हो जाएगी और अनुभववाद का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पहले विकल्प को मिल ने स्वीकार किया और उसने माना कि गणित एवं तर्कशास्त्र कथनों को अनुभव के आधार पर आगमनात्मक सामान्यीकरण से पा सकते हैं, अतः इनमें भी कोई तार्किक अनिवार्यता नहीं है। इनमें विद्यमान अनिवार्यता मनोवैज्ञानिक है। वस्तुतः इनके नियम का अपवाद हमें आज तक नहीं मिला और न ही हम ये सोच सकते हैं कि इनका अपवाद किस रूप में संभव है। लेकिन एयर ने मिल की मान्यता का खंडन किया है। उनके अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति एवं ज्ञान के प्रमाणीकरण में भेद करना आवश्यक है। यद्यपि हमारे सभी ज्ञान का आरंभ अनुभव से होता है, परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारे सभी ज्ञान का सत्यापन प्रमाणीकरण भी अनुभव से होता है। अतः ज्ञान की उत्पत्ति तो अनुभव से ही होती है, परंतु प्रमाणीकरण के आधार पर ज्ञान दो प्रकार का होता है। नंबर 1 वह जिसकी प्रामाणिकता अनुभव पर निर्भर है। नंबर 2 वह जिसकी प्रामाणिकता अनुभव पर निर्भर नहीं है, अर्थात अनुभव से स्वतंत्र है। यहाँ इस दूसरे ज्ञान की अभिव्यक्ति विश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति द्वारा होती है, जबकि पहले ज्ञान की अभिव्यक्ति संश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति द्वारा होती है। इस प्रकार तार्किक भाववादी भी संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक में भेद करते हैं। गणित एवं और तर्कशास्त्र की प्रतिज्ञप्तियाँ इसी दूसरी श्रेणी में आती हैं। इनकी प्रामाणिकता अनुभव पर आधारित नहीं है। कांट ने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में गणित की प्रतिज्ञप्तियों को प्रागैनुभविक होने के साथ साथ संश्लेषणात्मक भी मान लिया था। यह तार्किक भाववादियों के लिए चुनौती थी। एयर कहते हैं कि कांट ने विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक परामर्शों का भेद ठीक से नहीं किया है। उसने इनमें भेद करने के लिए दो अलग अलग निष्कर्षों मानदंडों का प्रयोग किया है। नंबर 1 मनोवैज्ञानिक मानदंड। जिस प्रतिज्ञप्ति में विधेय उद्देश्य में निहित नहीं होता है वह संश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति होती है। जैसे जब कांट 7+5=12 को संश्लेषणात्मक निर्णय कहते हैं तो उनकी कसौटी मनोवैज्ञानिक है। नंबर 2 तार्किक मानदंड। जिस प्रतिज्ञप्ति का निषेध आत्मघाती हो वह विश्लेषणात्मक प्रतिज्ञप्ति है। जैसे जब कांट पिंड विस्तृत है को विश्लेषणात्मक कहता है तो उसकी कसौटी तार्किक है। पुनः कांट की यह भी कमी है कि उसने केवल उन्हीं कथनों को लिया है जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों निहित होते हैं। इनमें ये दोनों निहित नहीं है। कांट ने उनको उदाहरण के लिए नहीं लिया है। तार्किक भाववादी विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक निर्णयों की परिभाषा भाषीय आधार पर देते हैं। यदि किसी तर्कवाक्य की सत्यता का निश्चय उस तर्कवाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थों से ही हो जाता है तो वह तर्कवाक्य विश्लेषणात्मक है। जैसे सभी अविवाहित वयस्क कुंवारे हैं, यह विश्लेषणात्मक तर्कवाक्य है क्योंकि यहाँ कुंवारा और अविवाहित का एक ही अर्थ है। यदि तर्कवाक्य में प्रयुक्त शब्दों के अर्थों से ही तर्कवाक्य की सत्यता का निश्चय नहीं हो पाता, इसके लिए इंद्रियानुभव की आवश्यकता पड़ती है, तो यह तर्कवाक्य संश्लेषणात्मक होता है, जैसे गिनहरी है। इस प्रकार तार्किक भाववादी केवल दो प्रकार के निर्णयों को ही संभव मानते हैं। नंबर 1 प्रागैनुभविक विश्लेषण। नंबर 2 अनुभवाश्रित संश्लेषणात्मक। स्पष्ट है कि कोई भी संश्लेषणात्मक तर्कवाक्य प्रागैनुभविक नहीं हो सकता। अतः तार्किक भाववादी कांट द्वारा स्वीकृत प्रागैनुभविक संश्लेषणात्मक निर्णयों को निर्णयाभास कहते हैं। यहाँ तार्किक भाववादी गणित के तर्कवाक्यों को प्रागैनुभविक विश्लेषणात्मक दिखाकर यह सिद्ध कर देते हैं कि गणित की अनिवार्य या प्रागैनुभविक प्रतिज्ञप्तियाँ कभी कभी संश्लेषणात्मक नहीं हो सकती, जैसा कि कांट ने माना था। इस प्रकार तार्किक भाववादियों ने दूसरे विकल्प को सिद्ध कर दिया कि गणित की अनिवार्य प्रतिज्ञप्तियों में तथ्यात्मक अंतर्वस्तु का अभाव होता है। तार्किक भाववादियों के अनुसार अनिवार्य प्रतिज्ञप्ति इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसका संबंध किसी तथ्य से नहीं अपितु केवल अर्थ से है। तथ्य से न इसका खंडन होता है और न ही समर्थन। अतः यहाँ अर्थ ही यहाँ महत्वपूर्ण है। अर्थ एक भाषीय प्रत्यय है, इसलिए इसे अनिवार्य प्रतिज्ञप्तियों का भाषिक स्थान लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ नेसेसरी प्रोपोजिशंस कहते हैं। आलोचना। नंबर 1 यदि अनिवार्य प्रतिज्ञप्तियाँ अर्थ पर निर्भर हैं तो वे वर्णनात्मक प्रतिज्ञप्ति हो जाएंगी और वर्णनात्मक प्रतिज्ञप्ति अनिवार्य नहीं होती हैं। इसके उत्तर में तार्किक भाववादी कहते हैं कि वर्णनात्मक प्रतिज्ञप्ति वह है जिसमें किसी अर्थ का वर्णन किया जाता है। अनिवार्य प्रतिज्ञप्तियाँ स्वयं किसी अर्थ का वर्णन नहीं करती, अतः ये वर्णनात्मक प्रतिज्ञप्ति नहीं है। नंबर 2 क्वाइन द्वारा किया गया खंडन। क्वाइन के टॉपिक में देखें। धन्यवाद।